नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए रायपुर शहर के एक ऐसे जाने माने शख्सियत, एक ऐसे अधिकारी मौजूद है जो अपनी कार्यशैली की वजह से फर्श से अर्श तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। आज हमारे साथ रायपुर शहर के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला जी है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, लड़का, आईपीएस तक का सफर और रायपुर जैसे राजधानी का पहला कमिश्नर, फीलिंग कैसी? ये सब ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं हैं और थोड़ी बहुत लगातार की गई मेहनत है। उन सब का परिणाम है कि शासन ने विश्वास किया और ये जिम्मेदारी सौंपी। 21-22 साल का लड़का आज के समय में सोचता है कि मुझे करना क्या है, और आप उस समय डीएसपी बन चुके थे। चूंकि उसकी एक कहानी है, मुझे अपना फोकस बहुत ही, मैं कक्षा 6 में था तो कक्षा 6, 7, 8 में मैं स्काउट गाइड था। फिर कक्षा 9, 10 में मैं एनसीसी एयर विंग जूनियर डिवीजन में रहा। फिर कॉलेज में गया तो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन में रहा। तो मुझे कक्षा 6 से यूनिफॉर्म से लगाव था और मुझे अपना फोकस बड़ा क्लियर था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना है। तो चूंकि फोकस क्लियर था, लक्ष्य निर्धारित था, उसके लिए मेहनत चल रही थी, तो कुछ संयोग रहा, कुछ ईश्वर की कृपा रही कि पहले अटेम्प्ट में ही, जब मैं 21 साल का हुआ और पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें ही मेरा चयन हो गया और 23 साल की उम्र होने के पहले ही मैंने सेवा शुरू कर दी थी। पहली पोस्टिंग बस्तर में, तब का बस्तर आज के बस्तर में कितना अंतर देखते हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप डीआईजी नक्सल भी रह चुके हैं। नहीं, बस्तर जब हम लोग पोस्टिंग में गए थे तब बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत थी। मैं 1990, 91, 92 में कोंटा एसडीओपी और भानु प्रताप आदि जगह रहा। उस समय नक्सलवाद शुरू हुआ था और आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है। तो इस पूरी नक्सलवाद शुरू होने से लेकर आज नक्सल खत्म होने तक का जो जर्नी रही है, वो किसी न किसी रूप में हम लोग बस्तर में काम करते रहे हैं। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि एक बड़ी समस्या जिससे पूरा बस्तर प्रभावित था, न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ और अन्य भाग भी प्रभावित थे, उस समस्या का अंत हुआ और वहाँ जनजीवन सामान्य हुआ। ये एक बहुत संतोष की बात और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े आत्मसंतोष की बात है। आप जब डीआईजी नक्सल ऑपरेशन रहे तो कभी ऐसा सोचे कि समाप्त हो जाएगा जो भीषण समस्या, विकराल समस्या हमारे सामने थी? यदि आप सच पूछें तो ऐसा सोच नहीं सकते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये जो इतनी बड़ी समस्या है, जिसका इतना विस्तृत स्वरूप है, ये समस्या इस तरीके से पूरी तरीके से बस्तर नक्सल से मुक्त हो जाएगा। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था, लेकिन ये सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की मेहनत, स्थानीय लोगों का जो व्यक्ति हैं उनका नक्सलवाद से जो त्रस्त हो जाना, उससे जुड़ाव खत्म हो जाना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहीं और सरकार की नीति ऐसी रही कि आज बस्तर नक्सल मुक्त होने की दिशा में बिल्कुल आखिरी कदम पर है। आप कई ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन के कई मामले के आप साक्षी रहे, आपने लीड किया, आपने कमांड किया, सब कुछ किया। कोई ऐसा मोमेंट आया होगा आपको ऐसा लगा होगा कि यार मुश्किल है इनसे पार पाना? नहीं, वो वस्तुतः वहाँ ये बात आपकी सही है कि जो नक्सलवाद था वो काफी गहरे तक पहुंच चुका था वहाँ, उसकी जड़ें, और उतनी गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकना एक बड़ा चैलेंज था और वो इस शासन में हुआ। वहाँ जो पदस्थ सुरक्षा बल के लोग हैं उन्होंने किया, तो ये बड़ी बात है। बिलासपुर जैसे बड़े रेंज में आप आईजी रहे, कितना कामयाबी उस माइलस्टोन मानते हैं कि वहां से यहां तक का सफर तय हुआ? बिलासपुर संभाग संवेदनशील संभाग है जिसमें 8 जिले आते हैं और सभी जिलों में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। वहाँ औद्योगिक चुनौतियां भी हैं, खदानें भी हैं, उससे संबंधित चुनौतियां हैं। एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है जो एग्रीकल्चर से संबंधित चुनौतियां होती हैं। अर्बन
इलाका भी है, ग्रामीण इलाका भी है। तो पुलिसिंग के जितने कॉन्सेप्ट और जितने चुनौतियां होती है वो सभी चुनौतियां उस संभाग में मौजूद थी। और हम लोगों को मुझे 2 साल काम करने का अवसर शासन ने दिया वहाँ, और संयोग से मेरे साथ जो टीम थी सभी पुलिस अधीक्षक बहुत ही योग्य और बहुत ही मेहनती थे। तो एक अच्छी टीम मिली थी और सभी ने एक टीम भावना के साथ काम किया। और 2 साल बाद जब मैं बिलासपुर से स्थानांतरित हुआ तो मुझे इस बात का संतोष है कि वहाँ हम लोगों ने एक अच्छी पुलिसिंग और एक अच्छी व्यवस्था बनाने में बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए। आप बेहद सरल अधिकारी माने जाते हैं। लगभग 90 से 2026 36 साल आपने लगातार सेवाएं की। कोई ऐसा समय आया होगा भटकाव की स्थिति? क्योंकि आज की यूथ को जानना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा समय कभी नहीं आया। शासन ने जो भी काम जब भी बोला, जब भी जो काम दिया, उस काम को पूरे मनोयोग से किया और जितनी योग्यता है और जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता और योग्यता से उस कार्य को संपादित किया। और मुझे तो कोई ऐसा अवसर याद नहीं बन पड़ता जिसमें मुझे ऐसे कोई भटकाव या कोई निराशा या कोई परेशानी आई हो। यूथ के लिए कुछ मैसेज दीजिए ना। आप 21 साल 22 साल की उम्र में डीएसपी बन गए थे। बहुत भटका हुआ यूथ दिखाई पड़ता है। आज एक वर्ग है, आज के यूथ में एनर्जी बहुत है और वो एनर्जी से भरा हुआ है और कई मामलों में वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा योग्य और ज्यादा नैतिक है। आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोहरा रूप नहीं रखता। वो जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करता है और पूरी एनर्जी से भरा हुआ है। यदि वो एनर्जी सही दिशा में चल जाए तो देश का स्वरूप ही बदल जाएगा। हमारा देश पूरा जवानों युवकों का देश है। तो मैं जो नए बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग फोकस होकर काम करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें और कड़ी मेहनत की निरंतरता को बनाए रखें और लगातार आप प्रयास करें, जिद्द करके प्रयास करें। यदि आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, फोकस तय कर लेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपको उसको पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उसके एक बड़े उदाहरण है कि जिद और लगन होना चाहिए। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जो भी व्यक्ति आज एक समय की सेवा करके किसी स्थान पर बैठा है तो हमें लगता है कि वो भाग्यशाली था कि उस स्थान पे बैठा है। पर कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण स्थान पे जो है वो सिर्फ भाग्यशाली नहीं होता, वहां तक पहुंचने के लिए वो बहुत ही कठिन श्रम करता है। तो बिना श्रम के कोई चीज नहीं मिलती। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कठिन श्रम का और ईमानदारी से मेहनत करने का। अच्छा, आप आईपीएस जब नहीं बने थे तो भी 2 जिले के एसपी रह चुके थे? हाँ, मैं जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक था तब सरकार ने मुझे पहली बार जशपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया था और फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में ही मैंने राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक का कार्य भी 2 साल किया और फिर वहीं पदस्थापना के दौरान मुझे आईपीएस अवार्ड हुआ। तो इस विषय में मैं भाग्यशाली हूं कि सरकार ने, शासन ने तात्कालीन जो लीडरशिप थी उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में ही पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य निर्वहन का अवसर दिया। पहले पुलिस कमिश्नर रायपुर के, कितनी उम्मीदें हैं लोगों से आपकी, क्योंकि आप स्थानीय हैं? बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे लोग मिलते हैं तो लोग अपनी उम्मीदें भी बताते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, अपने सुझाव भी बताते हैं और हम लोग वो सब सुनते हैं। और हम लोगों को, पूरी टीम को ये मालूम है कि शासन ने बहुत विश्वास के साथ हमें पदस्थ किया है। हमको इस बात का भी एहसास है कि जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे साथ हैं। तो हम उस विश्वास और अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम, पूरी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं और मैं अपने शहर के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी क्षमता हमारी है, जितनी योग्यता हमारी है, जितना अनुभव हमारा है, सब लगा के हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें।
और सफलता और असफलता तो जब बाद में इसका मूल्यांकन हो पाएगा, लेकिन हमारे प्रयास में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। टीम कैसी है आपकी? टीम बहुत अच्छी टीम शासन ने बनाई है। यंग लड़के डीसीपी बने हैं सब 2020 बैच के। एडिशनल डीसीपी में जो लोग पदस्थ हैं वो 15 साल, 17 साल, 18 साल की सेवा के बाद पदस्थ हुए। अनुभवी लोगों का और नए लोगों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें नए अधिकारियों की ऊर्जा और उत्साह है तो पुराने अधिकारियों का अनुभव भी है। और शासन ने जितनी अच्छी टीम रायपुर में बना के दी है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट टीम है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आप एसएसपी रह चुके हैं। नेचुरली पुलिस के लिए काम ऐसा है पुलिस का कि प्रतिदिन, प्रति घंटे, हर दिन सुबह एक नई चुनौती होती है। और चूंकि ये एक नया कमिश्नरेट के नया सिस्टम लागू हुआ है, इस सिस्टम के साथ हमको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों का जमाना है, एक कार्य पद्धति भी निर्धारित करनी है और एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करना है अच्छे कार्य करने का। तो वो और उसके साथ ही साथ जो जन अपेक्षाएं हैं, उन जन अपेक्षाओं पे भी पूरा उतरना है। चुनौती तो है और चुनौती बड़ी है, और इस बात का हम लोगों को आभास भी है कि एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी शासन ने दी है और हम लोग उस पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर संजीव शुक्ला चुनौतियों से भरे हुए काम करते हैं। साधारण काम कब किया आपने? कुछ सौभाग्य भी होता है कि आपको हमेशा ऐसा कोई काम मिले जिसमें चुनौतियां शामिल हों, और कहा भी जाता है कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी बड़ी सफलता होती है। छोटी चुनौतियों में छोटी सफलता मिलती है, बड़ी चुनौतियों में बड़ी सफलता मिलती है। तो ये कुछ भाग्य की भी बात होती है और कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कुछ वरिष्ठ लोगों का विश्वास होता है कि वो ऐसे चुनौती के कार्य सौंपते हैं, और इसके लिए तो मैं सबका धन्यवाद ही देना चाहूंगा। खाकी का खौफ क्यों कम हो गया? आप तो 36 साल से सेवा में है। एक दौर था जब पुलिस की गाड़ी गुजर जाती थी तो आपराधिक तत्वों के लोग घरों में घुस जाते थे। देखिए, सोसाइटी में चीजें पिछले 40 साल, 50 साल में काफी बदली हैं। हम लोग जो जनरेशन पहले 20 साल में चेंज होती थी, अब वो 10 साल, 8 साल, 6 साल में जनरेशन बदल जा रही हैं। बहुत ग्लोबलाइजेशन चीजों का हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, कोई भी चीज कहीं छुपी हुई नहीं है। हर आदमी अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक है, और आपके प्रत्येक कार्य का कई स्तरों पर ऑडिट होता है। तो इस कारण अब उससे उस पुलिस की तुलना करना तो वो बेमानी है, और अच्छे लोकतंत्र के लिए ये होना भी चाहिए कि खौफ पुलिस का ना हो, खौफ कानून का हो। लोगों को कानून का भय होना चाहिए। वो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए और एक अच्छी व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुलिस का खाकी का खौफ कम हुआ है, लेकिन ये एक संक्रमण काल है, हम बदलाव की दिशा में जा रहे हैं, और मुझे लगता है जिस दिशा में जा रहे हैं आने वाले समय में कानून का भय और कानून का सम्मान लोगों में बढ़ेगा, और वही हमारे लोकतंत्र और एक अच्छे समाज के लिए ज्यादा जरूरी है। आप टेक्नो फ्रेंडली है, आप जहां भी आपने पोस्टिंग आप रहे, टेक्नोलॉजी पे बड़ा फोकस आपने किया। क्या कुछ खास आप प्लान लेके चल रहे शहर के लिए, कमिश्नरी प्रणाली के लिए? नहीं, हमारे यहाँ जो नए, हम लोग तो फिर भी पुराने जमाने के लोग हैं, पर हमारे जो नए अधिकारी आए हैं ये आधुनिक टेक्नोलॉजी में और सब चीज़ों में बहुत ही अवेयर हैं और बहुत ही निपुण हैं। तो ये सभी जो नए लड़के हैं, नए अधिकारी हैं, ये जो पुलिसिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट उपयोग हो सकता है वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और भी चूंकि शुरुआत किए हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक जो समय है वो समय तो लगता ही है, वो समय तो उसको देना ही पड़ता है। पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सब जो कर रहे हैं इन लोग, इसका आने वाले समय में एक समय जब गुजर जाएगा तो वो सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी। किन किन चीजों का आप चुनौती मानते हैं? क्राइम भी है, नशा भी है, कई तरह के आपराधिक तत्व भी है, आजकल रीलबाजी एक नया अपराध हो गया है। देखिए, राजधानी की पदस्थापना सामान्य तौर पे वैसे भी अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे राजधानी में इसके पहले 2 बार काम करने का अवसर मिला। मैं भोपाल में जब मध्य प्रदेश था तब वहां सिटी एसपी के रूप में काम किया,
फिर रायपुर में 2 साल मुझे एसएसपी के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो राजधानी की जो चुनौतियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी समाज में आजकल कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो न सिर्फ रायपुर में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में है। जैसे एक नशा है, बिल्कुल, जो हमारे पूरी जनरेशन के लिए को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने का दायित्व तो सिर्फ हमारे पास ही है। खासकर सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने का काम तो हमारा ही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में। तो एक ये बड़ी चुनौती है। दूसरी, रायपुर शहर के संदर्भ में यदि कहा जाए तो पुराना शहर है, सड़कें और गलियां उसी आकार की हैं, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बाजार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, पार्किंग घट गई है। तो ऐसे शहर में, पुराने शहर में यातायात को व्यवस्थित रखना एक बड़ी चुनौती होती है, और उसमें आपको इंजीनियरिंग के पार्ट में बहुत गुंजाइश नहीं होती कि आप उसमें कोई बड़ा परिवर्तन कर लें। तो जो उपलब्ध इंजीनियरिंग है उसके साथ ही इन्फोर्समेंट और एजुकेशन के पार्ट को शामिल करके जो सर्वोत्तम किया जा सकता है वो करने की गुंजाइश होती है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ये भी चुनौती है। और तीसरी चुनौती जो पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए है वो है साइबर क्राइम की। ये नए तरीके का अपराध है जो पिछले 10 साल में बढ़ा है, और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में अब फिजिकल क्राइम की अपेक्षा साइबर क्राइम की भूमिका बढ़ती जा रही है। और ये ग्लोबल अपराध है जिसमें अपराधी विश्व के किसी भी कोने या देश के किसी भी कोने में बैठकर देश के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी के साथ अपराध कर जाता है। कई लेयर में ये अपराध होता है। तो ये भी एक हमारे लिए इन अपराधों को रोकना है, इसके लिए जनता को जागरूक करना, और यदि कोई घटना हो गई है तो उसको पकड़ना, इस अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को भी प्रशिक्षित करना, ये एक चुनौती है। तो जो चुनौतियां सामान्य तौर पे इस समय सभी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए है, वही चुनौतियां हमारे लिए भी है। अच्छा, एक अलग टाइप का प्रेशर होगा आपके पास, आप लोकल हैं, सबकी उम्मीदें भी होंगी, और कहीं पे कुछ हो तो लोग इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं 2 साल पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि स्थानीय परिचय होने से और स्थानीय होने से लाभ बहुत होता है। एक तो शहर में बहुत सारी चीजें, शहर की एक एक गली, एक एक रास्ते, कहाँ क्या समस्या है, वो बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है। दूसरा, शहर के अधिकांश लोग को मैं जानता हूं, अधिकांश लोग मुझे जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो अदरवाइज इस स्तर तक पहुंच नहीं सकती, वो किसी न किसी रूप में आ जाती हैं। बहुत सारे अच्छे सुझाव जो लोगों के संभव नहीं होते आना, वो सुझाव आ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अपराध नियंत्रण में भी और कानून व्यवस्था में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कम से कम रायपुर शहर में बहुत ही ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलता है। शहर के सब लोग बहुत सहयोग करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी कोई पुलिस के लिए कोई ऐसा समय आएगा जिसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी, तो मेरे शहर के लोग मेरा सहयोग करेंगे। स्मार्ट पुलिसिंग को लेके भी बड़ी बात होती थी, पहले कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी फोकस किया गया, स्मार्ट पुलिसिंग पे फोकस किया। आप सारी समस्याओं से अवेयर है कि क्या समस्या है, क्या कुछ होना चाहिए, उस और क्या कुछ खास किया जाएगा ताकि लोगों का विश्वास बढ़ सके पुलिस के प्रति, कानून के प्रति। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हम लोग कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम पिछले 15 दिन से शुरू किया है, संवाद से समाधान, और इसका कॉन्सेप्ट भी ये है कि लोगों के बीच जाना, लोगों को जो आधुनिक चुनौतियां हैं, जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में सामान्य तौर पे लोग भय और लालच में फंसते हैं, और बैंकिंग सिस्टम में लोग बगैर लिटरेट हुए ऑनलाइन बैंकिंग में चले गए हैं। तो लिटरेसी का अभाव है बैंकिंग के संदर्भ में। हम लोग भी बैंकिंग सिस्टम के संबंध में, ऑनलाइन बैंकिंग के संबंध में बहुत लिटरेट नहीं है। तो हमारी पीढ़ी के लोग और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लिटरेसी का अभाव है, तो वो इसमें फंसे ना, इससे बचे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करने की इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
और लोगों से उनके क्षेत्र की क्या समस्या है और क्या सुझाव है ये भी ले रहे हैं। और जो एक्शनेबल पॉइंट है, सभी अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो भी संवाद से समाधान, नाम से ही है कि पहले संवाद करें और फिर जो समस्या है उसका समाधान करें। तो सभी अधिकारियों को ये निर्देश है कि आप जब जाइए संवाद करें तो वहां जो ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं जिस पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, उन एक्शनेबल पॉइंट में समय सीमा के अंदर एक्शन लेके लोगों को समस्या से निजात दिलाए। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक स्मार्ट पुलिसिंग की आपने बात की, तो स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में जो कुछ भी, जैसे ITMS का हम लोग इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसका हम सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। हमने शहर से फिजिकल चालान बंद कर दिया। आज की स्थिति में हमने सबको निर्देश दिया है कि शहर में कोई भी पुलिस का अधिकारी रोड पर खड़ा होकर चालान बुक लेकर लोगों को रोककर चालान नहीं काटेगा। हम ITMS से चालान करेंगे। ITMS हमारे लिए पर्याप्त चालान जनरेट करता है। जो लोग ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं उनको जब भी हम चालान करेंगे, उनको हम साक्ष्य के साथ, उनकी फोटो के साथ बताएंगे कि किस समय किस चौराहे पे उन्होंने किस नियम का वायलेशन किया। तो हम एक तो ये कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त साइबर के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी स्मार्ट पुलिसिंग के जो उपयोग हो सकता है और जो नया नवाचार हो सकता है, नए लड़के हैं सब IPS जितने भी यहाँ पदस्थ हुए हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं। वो बड़े शहरों में उनके बैचमेट हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं। तो उस आधार पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, अपने महकमे को दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे आप? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके महकमे पे भी कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो वर्दी की निष्ठा पे सवाल खड़े करते हैं। अनुशासन सर्वोपरि है। किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स के आदमी की अनुशासनहीनता या किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स के आदमी के ऐसे कार्य में संलग्नता जो एक यूनिफॉर्म फोर्स के आदमी की नहीं होना चाहिए, यदि पाई जाती है तो उस पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता और इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अपने कमिश्नरेट के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर सबको इकट्ठा करके 1 to 1 सबसे बात की है और सबको ये बताया है कि हमें 2 चीजों को लेके सतर्क रहना है। एक तो जनता के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, हम वैसा ही व्यवहार जनता के साथ करें जैसा व्यवहार हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई बंधु यदि किसी थाने में जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो, वैसा व्यवहार हमारा शहर के हर आदमी के साथ होना चाहिए। और दूसरी चीज जो मैंने लोगों को कही है वो बताई है कि अनुशासन सर्वोपरि है। यूनिफॉर्म फोर्स है, हम अनुशासन ही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इस अनुशासन को कतई ना तोड़ें और यदि इसके बाद भी यदि कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसमें विभागीय जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्यवहार और अनुशासन के स्तर पर हम लोग नया मानक स्थापित कर पाए। जनता से अपील कर दीजिए, घबराने की जरूरत है। आप रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में रहते हैं। मैं जनता से ये चाहूंगा कि आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाऊंगा। चाहे शहर का यातायात सुधारना हो, चाहे शहर के अपराध को नियंत्रित करना हो, चाहे शहर में एक अच्छी व्यवस्था देना हो, सब में मुझे आपका सहयोग चाहिए। और आप और हम यदि मिलकर काम करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे और मिलकर काम करेंगे तो हम लोग अपने शहर को अच्छा शहर, सुरक्षित शहर निश्चित रूप से बना पाएंगे। बेहद शुक्रिया, आपका समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।